वेलकम टू बैक माई चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड की यूनिट 5 को देखेंगे, जिसमें गांधी जी के स्वराज्य के विषय में गाइस हमें ज़्यादा देखना है कि गांधी जी का स्वराज्य का जो थॉट है वो किस प्रकार का है, वो कैसे सहायता करता है हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में, उसने किस प्रकार से रोल प्ले किया, उन सभी के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे 6 सेमेस्टर में आ सकते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे आज इसमें। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो सी दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आपको एंड में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग हु हैज़ ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड प्लीज़ शेयर विद दिस वीडियो योर फ्रेंड्स। चलो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख विचारों के साथ स्वराज्य का थॉट। प्रस्तावना में गाइस हमें इस प्रकार से लिखना है कि एक क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के जो विचार है उनकी क्या प्रासंगिकता है अभी वर्तमान समय में, आधुनिक समय में। तो इसमें हमें इनके प्रमुख विचारों को देखना है, उनके मेन थॉट्स को देखना है। तो इसलिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे, यानी मेन लीडर थे हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में। इन्होंने स्टार्टिंग करवाई थी आज़ादी की प्राप्ति के लिए, इसलिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के माध्यम से हिंसा एवं अत्याचार का प्रतिकार किया। हम सभी जानते हैं गाइस कि हमारे महात्मा गांधी सत्य के मार्ग पर चलने में विश्वास रखते हैं और हिंसा नहीं करते हैं, एवं अहिंसा के द्वारा ही उन्होंने स्वतंत्रता भी प्राप्त करवाई है। महात्मा गांधी प्लेटो के भांति दार्शनिक नहीं थे, किंतु धार्मिक भावना से अनुप्राणित होकर वो जन कल्याण के लिए कार्य करने वाले सच्चे कर्मयोगी थे। अर्थात वो धर्म में भी विश्वास रखते थे और वो शांति में विश्वास रखते थे, इसी के द्वारा वो लोगों की हेल्प कर रहे थे। गांधी जी विशुद्ध राजनीतिक विचारक नाव को व्यवहारिक पुरुष थे, यानी वो एकदम पॉलिटिकल थॉट ही नहीं देते थे बल्कि उसे इम्प्लीमेंटेशन करने में बिलीव रखते थे और अप्लाई करते थे अपने जीवन में अपने विचारों को। इसलिए वे वर्तमान भारत के राष्ट्र नेता के निर्माता थे और भारतवासी उन्हें राष्ट्रपिता या बापू के नाम से याद करते हैं। हम सभी उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहते हैं और महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है। राजनीति को उन्होंने विशाल धार्मिक और नैतिक लक्ष्य की सिद्धि वृद्धि के लिए उन्होंने अपनाया था। धर्म को क्यों अपनाया था उन्होंने, और राजनीति को उन्होंने धार्मिक रिलीजियस और मोरलिटी के एम को पूरा करने के लिए उन्होंने राजनीति को अपनाया था, क्योंकि राजनीति के द्वारा ही हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने राजनीति में भी इन अच्छे अच्छे गुणों को अपनाया। उन्होंने व्यवस्थित रूप से अपने सिद्धांतों की विवेचना नहीं की, बल्कि सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही चिंतन किया। यानी उन्होंने ऐसे नहीं अपने थॉट्स बताते गए हर विषय पे, बल्कि उन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने अपने थॉट रिप्रेजेंट किए। उनके विचार अनेक पुस्तकों, लेखों, प्रवचनों आदि के में रूप में बिखरे पड़े हैं। मतलब उन्होंने बहुत सारे लेख अपनी पुस्तकें लिखी हैं महात्मा गांधी ने, एंड उन्होंने किसी नए वाद या का सूत्रपात नहीं किया, एक नई विचारधारा नहीं है। उन्होंने जो विचारधारा चल रही थी उनमें से अच्छे अच्छे विचारों को ही अपनाते हुए कार्य किया और स्वयं स्वीकार किया है कि गांधीवाद नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यानी गांधीवाद वही होता है जिसमें गांधी विश्वास करते थे उसे गांधीवाद कहा जा रहा था, परंतु उन्होंने गांधीवाद में विश्वास नहीं जताया। राजनीति और नैतिकता के विचार के रूप में देखिए गाइस कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे। इटली के जो विचारक मैकियावेली ने राजनीति और नीतिशास्त्र के संबंध में संधि विच्छेद करते हुए उन्होंने तर्क दिया था कि यदि माध्यम उचित हो या साधन अच्छे हो तो उचितम मान लिया जाएगा राजनीति को। मैकियावेली ने भी राजनीति के विषय में विचार दिए थे गाइस, जो कि हमने अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे पढ़ा था। तो उसी के उसके विपरीत है हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने राजनीति ना तो वो बताते राजनीति व नीतिशास्त्र की एकता पर बल देते हैं। वो कहते हैं पॉलिटिक्स और जो ये मॉरलिटी है, नीति शास्त्र, वो एक ही है। हमें पॉलिटी में नैतिक धर्म को अपनाना चाहिए, तभी राजनीति फल फूल पाएगी, वो ऐसे कहते हैं। और उन्होंने इस पे एकता पे बल दिया। राजनीति के क्षेत्र में साधन और साध्य दोनों ही समान रूप से पवित्र होने चाहिए, महात्मा गांधी का कहना है। गांधी जी का दर्शन चूंकि एक नैतिक दर्शन है, अतः वे साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अच्छे साधनों से ही उचित साध्य की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात जो हम जिस प्रकार के काम करेंगे, जिन कर्तव्यों को हम पूरा करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करेंगे, उससे हमारा इफेक्ट करता है, हमारा रिजल्ट क्या आएगा। पूरे साधनों से अच्छे साध्य ही कल्पना करना कठिन है।
गांधी जी का मानना था कि मनुष्य की संपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याएं अपने मूल रूप में नैतिक समस्याएं ही हैं। यानी मनुष्य के पास जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड समस्या होती है, उसकी इकोनॉमिक होती है, सोशल समस्याएं जो होती है ना, अगर वो अपने पूर्ण रूप में देखो तो नैतिक समस्याएं नहीं, उन्हें आज़ादी, स्वतंत्रता नहीं मिल रही या इज्जत नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तो वो केवल इन्हीं से भी कारणों के कारण होता है ना गाइस, कि उसके सोसाइटी में कैसा स्वरूप है उस व्यक्ति का। तो नैतिक समस्याएं ही हैं और इनका निराकरण तभी हो सकता है जब मनुष्य पवित्र आचरण और हृदय की शुद्धता पर बल दे, यानी अपने आप को प्योर रखे, अच्छे कर्म करे, शुद्ध कर्म करे, तभी वह व्यक्ति अच्छा कहलाता है सोसाइटी में। महात्मा गांधी नीति शास्त्र को राजनीति और अर्थशास्त्र में ऊंचा स्थान देते हैं। उनकी दृष्टि में राजनीति उस सीमा तक वर्ण्य है जहाँ तक वह नैतिकता के अनुरूप तथा उसकी सहायक साधक हो। महात्मा जी का कहना है कि राजनीति जो है ना, उसी सीमा तक, उस लिमिट तक हम मान सकते हैं जहाँ तक वो नैतिक रूप में रहे, और जैसे ही वो नैतिक रूप साधक हटा देती तो हमें राजनीति की भी कोई आवश्यकता नहीं, राजनीति की भी समाप्ति की मांग की जाती। गांधीवाद के अनुसार जो है नैतिकता तथा साधनों की पवित्रता का विचार जो उन्होंने दिया उसे मार्क्स तथा मैकियावेली से अलग करता है। मार्क्स और मैकियावेली तो राजनीति में बिलीव करते हैं कि हाँ, राजनीति की पावर में बिलीव करते हैं, परंतु हमारे जो गांधी जी हैं वो आदर्शवादी थे, सॉरी, वो महात्मा गांधी अराजकतावादी थे गाइस, जिन्होंने राज्य में कम विश्वास जताया, बल्कि गाइस हमारे गांधी जी जो हैं उन्होंने वो मैकियावेली और मार्क्स से अलग हैं, क्योंकि वो अराजकतावादी में बिलीव करते हैं, अर्थात वो राज्य की शक्ति में बिलीव नहीं करते, बल्कि एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन देश की कल्पना करते थे महात्मा गांधी। अब उनके धर्म और राजनीति से संबंधित विचार देखिएगा। इस गांधी जी ने धर्म और जीवन, जो धर्म है, धर्म को जीवन, लाइफ से और समाज का आधारभूत तत्व स्वीकार किया है, क्योंकि धर्म जो है वो व्यक्ति के जीवन में स्टार्टिंग से ही रहता है, जिसे निकाल देने से व्यक्ति और समाज दोनों ही निष्प्राण हो जाएंगे और शून्य हो जाते हैं अगर धर्म ही नहीं होगा समाज में। क्योंकि समाज में, सोसाइटी में हमारे प्राचीन काल से धर्मों की व्यवस्थिति या उत्पत्ति देखी जा सकती है। धर्म प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, हर एक काल में हम धर्मों को देख सकते हैं। यदि धर्म को ही निकाल दिया जाएगा सोसाइटी से, नैतिक मूल्यों को हटा दिया जाएगा, तो राज्य का कोई वैल्यू नहीं होगा। धर्म को उन्होंने कभी संकुचित अर्थ में नहीं लिया और ना ही किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए लिया। यानी कि उन्होंने धर्म को ना किसी एक धर्म के नाम नहीं लिया। धर्म क्या है, उन्होंने सभी धर्मों को एक तरीके से समान माना। उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का नाम नहीं लिया कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म का सपोर्ट किया, नहीं। उन्होंने बस विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक अस्त्र को अपनाया। इसमें संकीर्ण मनोवृत्ति के विपरीत, वो छोटी सी सोचनी थी उनकी, वो सभी धर्मों का सारतत्व व ध्येय ही एक मानते थे। सभी धर्मों का मूल तत्व माना जाता था, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सभी धर्मों का, जो विवेकानंद ने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद ने, कि सभी धर्म एक है, उनका मूल तत्व और मूल उद्देश्य एक ही होता है। इसी प्रकार गांधी जी भी इसी थॉट में विश्वास करते हैं। गांधी जी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन को अलग अलग नहीं देखा, बल्कि जीवन को अखंड मानकर धर्म को उसका धर्म को जो है उसका मूल तत्व समझा। यानी हमारा जो जीवन है उसमें बहुत सारे वो होते हैं, थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, लाइक आर्थिक थिंग्स होती हैं, कुछ राजनीतिक, पॉलिटिकल, धार्मिक, तो वो अलग अलग ना मानकर उन्होंने एक ही माना धर्म के अंतर्गत। उनका मानना था कि धर्म मनुष्य को निकम्मा रहना नहीं सिखाता, यानी बैठा रहना नहीं सिखाता, बल्कि कर्मशील रहना सिखाता है कि कार्य करो। धर्म नहीं हमें कर्म सिखाता है गाइस। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उनकी धर्म निष्ठा ही उन्हें राजनीति के क्षेत्र में लेकर आई। उन्हें धर्म में निष्ठा थी, इसलिए वो राजनीति में आए लोगों की मदद करने के लिए। वे धर्म को राजनीति से पृथक नहीं मानते हैं, जो कि कहते हैं कि धर्म का राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है। वे यह नहीं कहते, वे ये नहीं जानते कि धर्म क्या है। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ धर्म अलग है, राजनीति अलग है, तो वो जानते ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म तो हमें कर्म सिखाता है, धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। महात्मा गांधी का कहना था, धर्म से अलग अगर कोई पॉलिटिक्स कर देता है तो वो पॉलिटिक ही नहीं कहलाती, राजनीति नहीं कहलाती। धर्म से अलग होकर राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। यानी जब धर्म को नहीं मानेगा जो राजनीति का पार्टी का लोग, जैसे लाइक तानाशाही वाले हो जाते हैं, तो उसी प्रकार वो एकदम आत्मा का हनन कर देती है। अब राजनीति का आध्यात्मिकरण देखने का, जिस प्रकार उन्होंने धर्म को राजनीति का प्रमुख अंग माना है, तो इसलिए वो राजनीति का आध्यात्मिकरण कर रहे हैं हमारे महात्मा गांधी। तो धर्म अथवा अध्यात्म
और नैतिकता, ये तीनों ही अभिव्यक्तियां हैं गांधी जी के लिए कि एक प्रकार से समानार्थक ही हैं। लाइक धर्म और आध्यात्मिक शब्द या नैतिकता, तो इसी में तीनों में मॉरलिटी की बात की जाती है। क्योंकि मैकियावेलियन राजनीति के विपरीत हैं गांधी जी। गांधी जी ने राजनीति के विकृत रूप को स्वीकार नहीं किया कि राजनीति के एकदम हम स्पॉइल्ड रूप को देखें। गांधी जी की ने स्पष्ट घोषणा की कि धर्म के बिना राजनीति पाप है। बिना धर्म के राजनीति के गाइस पाप, यानी वहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है, अन्याय करते हैं, धर्म के बिना अन्याय होता है। राजनीति के प्रचलित मूल्य के स्थान पर उन्होंने शुद्ध धार्मिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया था। महात्मा गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया, यानी उसमें मॉरलिटी को वैल्यू दिया। उनका मानना था कि यदि राजनीति को मानव समाज के लिए वरदान होना है, राजनीति जो है मानव के लिए बनी है, मानव के विकास के लिए आई है, उन्हें मदद करने के लिए आई है, तो उसे उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो उसे तभी मोरलिटी पे उसे एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भारतीय परंपरा के महान संत थे। वह धार्मिक होते हुए भी दृष्टिकोण, मतलब जो नाम महात्मा गांधी, वो धार्मिक भी थे क्योंकि धर्म में बिलीव करते थे, और वो दृष्टिकोण को लौकिक लोगों के लिए तथा मानवतावादी थे। राजनीति में नीति, धर्म और मानवता पर उन्होंने बल दिया, ह्यूमन्स की पावर पे बल दिया, ह्यूमैनिटी पे बल दिया, और राज तथा सत्ता पर नहीं दिया। उन्होंने उद्घोषणा की कि राजनीतिज्ञ का चोला पहनने हृदय से धार्मिक मनुष्य हूँ। मैं तो राजनीति का चोला पहने आया था, उन्होंने डायलॉग बोला है महात्मा गांधी ने कि दिख तो रहा हूँ मैं एक राजनीतिक पार्टी का नेता, परंतु मैं एक धार्मिक मनुष्य हूँ। देश प्रेम भी धर्म ही है। देश प्रेम यानी जब हम इंडिया से प्रेम करते हैं, कोई भी अपने देश से प्रेम करता है, तो एक तरीके से वो धर्म ही है। और राजनीति देश धर्म है, देश के लिए धर्म है। राजनीति मूलतः धर्म एवं नैतिकता की शाखा है। यह शक्ति के लिए संघर्ष नहीं है, बल्कि पिछड़े दबे कुचले लोगों को आगे लाकर उनके जीवन में सुधार लाने के लिए बनी है। देखो कितनी अच्छी बात कही, कोटेशन कही हमारे महात्मा गांधी ने गाइज, कि राजनीति जो है ना, जैसे लाइक हम देखते हैं कि वो शक्ति के लिए एक संघर्ष होता है, लोग कंपटीशन करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति जनरेट कर सके, ले सके। परंतु हमारे महात्मा गांधी का बिलीव था कि ये राजनीति जो है पिछड़े दबे कुचले लोगों को आगे लेकर आने, उनके जीवन में विकास लाने, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, उन्हें स्वतंत्र समानता के सिद्धांतों पर आधार बंधुत्व की भावना का विकास करने के लिए आई है राजनीति। सत्य तथा अहिंसा आधारित नैतिक राजनीति से विदेशी हुकूमत का सामना किया था हमारे महात्मा गांधी ने। नैतिकता पे आधारित ही होगा गाइस, लाइक अहिंसा का पालन करते हुए उन्होंने शांति वार्ताओं के द्वारा अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकारों तक पहुंचाया था। उन्होंने जैसे भी कुछ समय लगा, परंतु हमें आज़ादी महात्मा गांधी के इन अच्छे विचारों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है। सत्य अहिंसा के द्वारा मार्ग पर चलकर, सत्याग्रह पर चलकर स्वराज की उनकी जो मांग थी। स्वराज क्या हुआ गाइस? वही जिसमें अपना शासन कर सके, हम किसी के अंडर में ना रहें, अपने विदेशी शासन का बहिष्कार करना। तो ये सभी कॉन्सेप्ट मिला के स्वराज का वो भी बनाता है थॉट। और उन्होंने कहा कि उनको ब्रिटिशर्स का हुकूमत का विदेशी सत्ता को, देश को तोड़ने पर मजबूर किया। विदेशी शासन नहीं तो हमारे देश में बंटवारा करवाया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नैतिकता तथा शुद्ध आचरण ही धर्म है। वो कहते हैं नैतिकता जो है और अच्छे व्यवहार को अपनाना ही धर्म है। राजनीति के आध्यात्मिकरण का अर्थ शक्ति है, शक्ति थे, और वे पहले धार्मिक राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने बल प्रयोग, विद्रोह व विनय के स्थान पर राजनीतिक होते हुए उन्होंने बल वगैरह का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि प्रेम, सहयोग, समन्वय तथा संगठन के तत्वों का समावेश किया। उन्होंने कोऑर्डिनेशन बिठाया अच्छे अच्छे विचारों में गांधी जी ने। गांधी जी राजनीति के धर्म के पूरक हैं, राजनीति धर्म से पूरक हैं, पूरे भरे पूरे हैं धर्म से। राजनीति भी धर्म में बिलीव करते हैं। वे पहले धार्मिक फिर राजनीतिज्ञ थे। वे पहले से रिलीजियस पर्सन थे, लोगों की हेल्पिंग नेचर वाले पर्सन थे, जिन्होंने दूसरों की मदद करने में विश्वास रखा। एक लॉयर होते हुए उन्होंने काफ़ी गरीबों की बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किसानों की मदद करी, उनको उनका हक दिलाया। तो इस प्रकार वे पहले से धार्मिक व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने अपना धर्म और कर्म का पालन किया। और साथ ही राजनीतिक का सिद्धांत अव्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवहारिक है। उनके अनुसार उन्होंने यह भी सिद्ध किया अपने माध्यम से, अपने बातों के द्वारा, कि धार्मिक राजनीति का सिद्धांत अव्यवहारिक नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से व्यवहारिक है। सत्य और अहिंसा पे विचार देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे महात्मा गांधी के। गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचारों को अपनी पुस्तक उन्होंने माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ में, गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है
लिखा है कि निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिला दिया, मेरे जो मैं डेली लाइफ में अपने एक्सपीरियंस लेता हूँ उससे मुझे ट्रस्ट हो गया है कि सत्य से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है, सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, और सत्य सिद्ध का एकमात्र उपाय अहिंसा। और सत्य को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? शांत रह के, अहिंसा का पालन करके। इस प्रकार गांधी जी जो है सत्य और अहिंसा की अवधारणा को अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ समझते हैं। सत्य और अहिंसा एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। उनके अनुसार सत्य वही है जिसकी सत्ता होती है, यानी सच्चे जो है वही पावरफुल होगा और वही शासन करेगा। अर्थात सत्य का अस्तित्व तीनों कालों में बना रहता है, जितने भी समय आए, प्राचीन काल, मध्यकाल वगैरह जो होते हैं, भविष्य काल, उन सब में हमारा सत्य बना रहता है। सामान्यतः सत्य का अर्थ सच बोलने से है। अगर नॉर्मली हम देखें तो सत्य मतलब क्या है? सच बोलना। लेकिन गांधी जी ने सत्य का व्यापक अर्थ लेते हुए कहा है सत्य वह है जो आचार, व्यवहार, विचार तथा वाणी में सत्य का होना आवश्यक माना उन्होंने। जो हमें, जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसे आचार व्यवहार को अपनाते हैं, उसमें भी हमें सच बोलना चाहिए, अपने थॉट्स में सच्चाई रखनी चाहिए, वाणी में सत्य होना चाहिए। इन तीनों में उन्होंने सच को, सत्य को आवश्यक माना है। राजनीति में सत्य के पूर्ण पालन का गांधी जी का यह प्रयोग विश्व इतिहास के लिए अविस्मरणीय घटना है। यानी जो उन्होंने किस प्रकार से इन दो प्रिंसिपल्स का प्रयोग किया राजनीति में, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जिसे हम भूल नहीं सकते। गांधी जी का मानना है कि अहिंसा जो है वो सत्य प्राप्ति का मार्ग है। अहिंसा के द्वारा ही हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात शब्द के अर्थ से देखें तो अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना अथवा किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, उसे पीटना नहीं, उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। परंतु यह अहिंसा का नकारात्मक पक्ष है, जो कि यह संकेत देता है कि मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, है ना। हमें दूसरों को पीटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, तो ये क्या नहीं करना चाहिए सिखाता है। लेकिन गांधी जी अहिंसा का सकारात्मक रूप में भी पक्ष धर कर दिखाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। अर्थात वो बताते हैं ना, हमें शांत रह के काम करना चाहिए। अहिंसा का एक सकारात्मक पक्ष है कि मानव प्रेम, एक दूसरे से ह्यूमन लव रखिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, प्रेम की भावना रखिए, किसी को मार पीटने की सोच मत रखिए, मानव प्रेम रखिए। इसे प्रेम और करुणा की भावना भी कहा जाता है। प्रेम और करुणा, एक दूसरे पे हमें वो होना चाहिए, केयर होना चाहिए, लविंग नेचर होना चाहिए, ताकि अहिंसक दृष्टि में देखें तो कोई भी घृणा का पात्र नहीं हो सकता, किसी से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, पापी भी नहीं। बाइबल के इस वाक्य के अनुयायी हैं हमारे गांधी जी, उन्होंने बाइबल भी पढ़ी, तो उसमें कहते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। ये थॉट है उनकी। यदि कोई पापी भी है संपर्क में आता है ना, तो अहिंसक उसे, जो अहिंसक अगर वो पापी है और वो अहिंसक व्यक्ति के सामने आता है, तो अहिंसक उसे अपने चरित्र बल से पाप युक्त करके सन्मार्ग, सत्य मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो अहिंसक व्यक्ति लाइक गांधी जी हैं, वो शांति से एक पापी नेचर वाले व्यक्ति को, गंदे नेचर वाले व्यक्ति को भी शांत कर सकते हैं अपनी अहिंसा के द्वारा। अहिंसा का साधक समाज से अपना संबंध नहीं तोड़ सकता, अर्थात वे संसार से पलायन नहीं बल्कि सक्रियता में विश्वास नहीं रखते हैं। वो अहिंसा जो है एक तरीके से संसार से भागता नहीं है, बल्कि संसार में उसे काम करना चाहिए। अहिंसा के द्वारा हमें व्यक्ति को काम करना चाहिए ताकि एक अच्छे सरकार की स्वरूप को देखा जा सके। अब गांधी के स्वराज्य पे विचार आता है गाइस। प्रॉपर्ली जब स्वराज्य के बारे में बोलेगा तब हमें अपने सामान्य अर्थों से चालू करना है कि सामान्य अर्थों में स्वराज का अर्थ क्या है? विदेशी शासन का बहिष्कार करना या खुद का शासन अपनाना, और जिससे हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि की सत्ता में हो, तो उसी को हम स्वराज कहते हैं। अब गांधी जी के अनुसार देखें तो इसे महात्मा गांधी भारत के एक ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने भारत के संदर्भ में कई राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत, जैसे लाइक हम ऊपर पढ़ चुके हैं गाइस, ऊपर जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े गांधी जी के, धर्म से रिलेटेड, सत्य से रिलेटेड, ये सब उनके प्रिंसिपल है महत्वपूर्ण। और उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भी अपने राजनीतिक विचारों को स्पष्ट किया है। स्वराज के संदर्भ में गांधी जी का अन्य विचार है कि भारतीय विचारकों से भिन्न है, थोड़ा विपरीत है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है विदेशी शासन के राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं है कि हाँ विदेशी हमने शासन से स्वतंत्रता ले ली तो उसी को हम स्वराज कर रहे हैं, बल्कि वो आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होना भी मानते हैं ज़रूरी। यानी अंदर से हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो और ना ही बाहर से हो। लाइक ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में कुछ हमारे सामने प्रतिबंध भी होते हैं गाइस, तो वो इसका गांधी जी विरोध करते थे। वो कहते हैं आंतरिक और बाह्य रूप से, दोनों रूप से देश स्वतंत्र जब होगा, आत्मनिर्भर होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तभी वो वास्तविक रूप में स्वराज को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए स्वराज का अर्थ है आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों से स्वतंत्र रहना। स्वराज का अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्व प्लस शासन, जिसका तात्पर्य है वो आत्मनिर्णय खुद करना, हमको डिसीजन खुद ले सकेंगे, और स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल देना। स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा नीडी होती है हमारी समाज के लिए, देश के लिए।
कि हमें स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से निर्णय करना चाहिए, वह अपनी व दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। गांधी जी के अनुसार स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है। स्वराज के द्वारा क्या है गाइस, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम आया जो कि सार्वभौमिक मानवाधिकार मताधिकार पर आधारित हो, है ना। हम सभी ने वोट देकर अपने नेताओं को चुनते हैं, पार्टीज मेंबर को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के बाद वो काम करते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो स्वराज का अर्थ वही हुआ जनप्रतिनिधियों के द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो भारतीय आवश्यकताओं द्वारा संचालित किया जाए, यानी भारत की नीड्स को, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वे आम जनता के हित में ही होगा। आम लोगों ने चुनते हैं और अपनी समस्याओं को अपने प्रतिनिधियों तक बताते हैं, फिर वो प्रतिनिधि जाकर कानूनी रूप से उस किसी भी कार्य को कानूनी रूप देकर वो लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। गांधी जी का स्वराज जो है गाइस, वो विचार जो है ब्रिटेन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, सैनिक और शैक्षणिक संगठनों संस्थाओं के व्यापक बहिष्कार से भी संबंधित था कि हमें ब्रिटिश का कुछ नहीं अपनाना, हम अपने देश में खुद ही अपना विकास करेंगे। ब्रिटिश जाइए हमारे देश से, हम अपना विकास तो हम कर सकते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी हमेशा से इस पाश्चात्य संस्कृति का बहिष्कार करते हुए आए थे, यानी उन्होंने उनका वेस्टर्न कल्चर का अपनाया नहीं था। गांधी जी ने हमारे धोती वगैरह पहनते, जानते हैं आप सभी, सूती कपड़े का उपयोग करते ताकि अपने देश के जो भी वस्तु है उसका उपयोग करके देश का विकास किया जा सके। वह स्वयं भारत की संस्कृति को ही मानते थे। वे खादी वस्त्रों द्वारा ही सादा जीवन ही अधिक बल देते थे। गांधी जी की अवधारणा में सांस्कृतिक और नैतिक स्वतंत्रता का विचार जो है वो सामूहिक है, यानी गांधी जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया है अपना कल्चर से रिलेटेड और मोरलिटी लिबर्टी से संबंधित, तो वो सामूहिक है, मिला जुला है। यह अवधारणा राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग व मेल मिलाप पर बल देता है। ये जो उनकी कॉन्सेप्ट है, गांधी जी की अवधारणा जो स्वराज पर उन्होंने बताया है, तो वो मेल मिलाप पे बल देता है, अलग थलग होने पे नहीं। शासन के स्तर पर वह यह स्वराज का सिद्धांत जो वास्तविक लोकतंत्र का पर्यायवाची, एक तरीके से देखा स्वराज मतलब क्या है, लोकतंत्र जहाँ पे लोगों को शासन होता है, स्वयं का शासन होता है, तो वो एक तरीके से पर्यायवाची हो गया लोकतंत्र का। गांधी जी का स्वराज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देता है, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण गाइस, लाइक जैसे स्थानीय सरकारों में, क्षेत्रीय सरकार और राज्य के स्तर पर जो सरकारों की शक्ति का विभिन्नीकरण हम देखते हैं, तीन स्तर पे हमारे देश में भी व्यापक है। तो विकेंद्रीकरण का गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया था। उन्हीं के अनुसार आज हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था देखी जा सकती है गाइस। गांधी जी का स्वराज जो है तिलक के विचारों के नरम दल और गरम दल के विचारों का मिश्रण था गांधी जी के विचार में। और गांधी जी स्वराज का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से लेते हैं जिससे जनता के लिए और जनता की, स्वराज वही हुआ, जनता के लिए होता है, जनता की होता है और जनता द्वारा स्थापित शासन होगा, वही अर्थ है लोकतंत्र का। गांधी जी के स्वराज के दो पक्ष हैं गाइस, आध्यात्मिक पक्ष यानी सकारात्मक पक्ष और आत्म व्यवहारिक पक्ष या साधारण पक्ष। जनता प्रसन्नता तथा कल्याण, जनता के लिए प्रसन्नता, जनता को खुश करने के लिए और उनके कल्याण के लिए हम देश में शासन को व्यवस्थित करते हैं, गांधी जी का मानना था गाइस। आध्यात्मिक पक्ष गांधी जी स्वराज का अर्थ यह बताते हैं कि आत्मशासन, सेल्फ रूल करना है हमें, वह आत्म संयम रखना है। और उनका विश्वास था कि साधारण व्यक्ति में भी शासन करने की इच्छा शक्ति है, यानी नॉर्मल व्यक्ति भी एक जगह शासन कर सकता है। जैसे लाइक कोई घर में कोई रूल करता है, उसी प्रकार से देश को भी हमें रूल करना चाहिए मॉरलिटी को फॉलो करते हुए, क्योंकि उनमें राजनीतिक व आध्यात्मिक क्षमता पाई जाती है ना गाइस। प्रत्येक साधारण व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वशासन का अवसर भी मिलना चाहिए, खुद पर शासन करने का, सेल्फ रूल करने का हम सभी को अधिकार मिलना चाहिए, यानी वो समानता पे बल देते हैं हमारे गांधी जी। नेक्स्ट है व्यवहारिक पक्ष से जो स्वराज है उसका अर्थ क्या बताते हैं। व्यवहारिक जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, बिहेवियर में हम देखते हैं लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपने भाग्य व उसके द्वारा अपने भाग्य जो उनका जो डेस्टिनी है वो उनके द्वारा जो शासन करने स्थापित करना, जिसमें उन लोगों की भागीदारी हो, कम से कम पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए ना लोगों का, उनके द्वारा चुने गए नेता वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं। उनके अनुसार स्वराज्य शासन जो है वो व्यवस्था लोकप्रिय है, लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। स्वराज्य खुद के शासन में बिलीव करते हैं सभी लोग, लोकतंत्र को प्रमोट करते हैं, तो ये लोकप्रिय है, संवेदनशील है और उत्तरदायी भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए स्वराज्य।
गांधी जी के स्वराज्य में सभी लोगों को एक समान अधिकार और अवसर स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी। यानी गांधी जी का जो स्वराज्य है उसमें सभी को इक्वल वो दी जाती है, चाहे वो मताधिकार हो या नेता बनने का अधिकार हो, सभी को सब कुछ समान मिलना चाहिए और मिलता भी है। साधारण लोग जो है सत्याग्रह के द्वारा सरकार को शक्ति का दुरुपयोग करने से भी रोकेंगे। यानी सरकार अगर दुरुपयोग करता है तो हम दूसरी सरकार का चुनाव कर सकते हैं, तो इस प्रकार हम शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकते हैं। स्वराज्य तब स्थापित होगा जब लोगों में शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का सामर्थ्य आएगा, है ना। अब कोई अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो हम उसे उसकी सीट से हटा सकते हैं, जनता लोग, तो उसी को हम स्वराज्य उसी समय आ पाएगा। गांधी जी का स्वराज्य लोकतांत्रिक होगा और जिसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, है ना गाइस। अब गांधी जी के स्वराज संबंधी विचार की विशेषताएं देख लेते हैं गाइस कि क्या क्या उनके कैरेक्टर्स हैं। स्वराज ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित व जन कल्याण उनका उद्देश्य होता है ना। ऊपर भी हम अध्ययन कर चुके हैं गाइस कि गांधी जी ने कहा है कि स्वराज में ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, मंत्रियों को मत देकर चुनेंगे और फिर उन्हें लोग जो है अपने प्रतिनिधि की इच्छा के अनुसार शासन चलाएगा। जब व्यक्ति प्रतिनिधि ऐसी नीतियाँ व कानून बनाएंगे जिससे लोग सभी लोगों का जन कल्याण होगा, वह स्वराज का मुख्य उद्देश्य पूर्ण होगा। तभी स्वराज का मुख्य उद्देश्य पूर्ण होगा जब लोगों के हितों की पूर्ति होगी। नेक्स्ट है सेकंड, स्वराज एक लोकतांत्रिक सर्वप्रभुसत्ता संपन्न शासन व्यवस्था है गाइस। स्वराज जो है ना एक लोकतांत्रिक सर्वप्रभुसत्ता संपन्न शासन है जहाँ पे डेमोक्रेटिक को बिलीव किया जाता है। गांधी जी के अनुसार उनके द्वारा दिया गया जो स्वराज का सिद्धांत है वो एक तरीके से लोकतांत्रिक विचार है, अर्थात इसमें सभी लोगों को अधिकार दिया जाता है, स्वतंत्रता प्राप्त होंगी और इस व्यवस्था में शासन शक्ति का स्रोत जो है लोग होंगे। यानी जनता में शक्ति नहीं तो होती क्योंकि वो अपने प्रतिनिधियों को जो वोट देते हैं, वोट देकर उन्हें लीडर बनाते हैं, तो वहीं वहाँ पे उनको विरुद्ध वो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और उन्हें उनकी सीट से पद से हटा सकते हैं, है ना भाई। और इस व्यवस्था में शासन का जो व्यक्ति होते हैं सर्वप्रभुसत्ता संपन्न का अर्थ यह हुआ कि स्वराज में राज्य व सरकार अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के स्वतंत्र होंगे। थर्ड है स्वराज्य जो है समानता के सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी स्वराज्य में हम समानता इक्वलिटी को देखते हैं। लाइक गांधी जी के अनुसार स्वराज्य शासन व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित होगी, सभी को इक्वल राइट होंगे उसमें और व्यक्ति अपनी जाति धर्म संप्रदाय आदि पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी इक्वल होंगे। इसमें प्रत्येक निर्धन तथा धनी व्यक्ति का भी समान रूप से पार्टिसिपेट स्वतंत्रताएं होंगी, उसकी भागीदारी होगी। अगर चुने प्रतिनिधियों के अनुसार कानून नहीं बनते हैं, लोगों के अनुसार नहीं बनते हैं, तो लोग सत्याग्रह की शक्ति द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने से रोक सकते हैं ना। हड़ताल करके, सरकार से मांग करके, अपील करके हम ऐसे कार्यों को रुकवा सकते हैं, हमारे को राइट है। फोर्थ है स्वराज शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण होगी। यानी स्वराज के जो रूल करने का जो मैनेजमेंट है वो विकेंद्रीकरण होगी। यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, पार्टिसिपेशन होता है। गांधी जी के अनुसार उनका स्वराज्य जो है शासन के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होगी, अर्थात जो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रमुख गाँव वगैरह तक शक्तियाँ बांट दी जाती हैं, पैसे वगैरह भी बांट दिए जाते हैं ताकि ग्राउंड लेवल पे भी लोग अपना विकास कर सकें, स्वयं अपनी सरकार चला सकें। तो ये पंचायत व्यवस्था को प्रमोट करती है इस प्रकार, है ना। नेक्स्ट है फिफ्थ, स्वराज जो है स्वराज शासन व्यवस्था में हम देख सकते हैं पारदर्शी और उत्तरदायी होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी स्वराज, जिसमें साफ साफ दिखेगा कौन क्या कार्य कर रहा है ना। इसमें भ्रष्टाचार वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए और लोग ही के द्वारा बनाया जा रहा है तो लोग को जवाब भी देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों करा, शासन में जवाब देने योग्य होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। सिक्स्थ है स्वराज शासन व्यवस्था जनता द्वारा और जनता के लिए बनाया जाता है। तो इसलिए सरकार जिस प्रकार हम जानते हैं लोकतंत्र में होता है, तो लोकतंत्र का प्राय बताया गया है स्वराज को। स्वराज यानी स्वयं का शासन और लोकतंत्र मतलब भी स्वयं का शासन, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। तो इसलिए ये एक प्रकार समान व्यवस्था है, तो इसलिए हमारे गांधी जी ने इसे पूरा स्वाभिमान दिया है। सेवेंथ है स्वराज की धारणा जो है पूर्व पश्चिम प्राचीन व आधुनिक धारणाओं का समन्वय करते हैं। यानी पहले की थॉट्स को, वेस्टर्न थॉट को एंड आधुनिक मॉडर्न की थॉट्स को कोऑर्डिनेशन बैठाता है, यानी इसका मिश्रण कर देता है ताकि अच्छे से अच्छे विचार को हम एस्टेब्लिश कर सकें। जस्ट लाइक प्राचीन विचारक हो गए और अभी के विचारक हो गए, बाल गंगाधर तिलक, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सभी जो प्राचीन और आधुनिक मिक्स कर दिया गया ताकि उनकी सोच पर आधारित है। लाइक बाल गंगाधर तिलक से उन्होंने स्वराज का आध्यात्मिक पक्ष लिया, हमारे गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक से भी प्रभावित थे।
तो और साथ ही उन्हें T.H. ग्रीन नामक विचारक से उन्होंने यह विचार लिया कि सरकार को लोगों की इच्छा का ध्यान रखते ही कार्य करने चाहिए, जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए सरकार को। डेविड थियोरो को से उन्होंने लोगों को अपने ऊपर अपनी पसंद का शासन करने का अवसर देना चाहिए, लोगों को अपने अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए अपने डेवलपमेंट करने का। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी थिंकर्स से उनके इम्पॉर्टेंट थॉट्स लिए, लाइक अब्राहम लिंकन के द्वारा भी उन्होंने स्वराज को लोगों के लिए और लोगों को प्रशासन किया जाता है, ये थॉट उन्होंने उसी से लिया। रूसो से सर्वप्रभुसत्ता संपन्न सरकार की शक्ति, यानी सरकार ऐसी बने जो सभी के ऊपर शासन करे, समान रूप से शासन करे, ये सभी उन्होंने रूसों से थॉट लिया। तो इस प्रकार विभिन्न विचारकों से गांधी जी ने अच्छे अच्छे थॉट्स को लेकर स्वराज का निर्माण किया। स्वराज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भ्रष्टाचार नहीं होगा। गांधी जी कहते हैं कि स्वराज जैसे ना तो पॉलिटिक्स रूप से, ना इकोनॉमिक रूप से, ना ही सोशल रूप से भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को बिना किसी भेदभाव के मत देने, वोट देने के, चुनाव लड़ने और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार हो। आर्थिक स्तर पर भी सभी लोगों को नौकरी प्राप्त करने का अधिकार हो, ये कहते हैं हमारे गांधी जी। और सामाजिक भ्रष्टाचार से भी मुक्ति होगी। 9th है स्वराज से राम राज्य की लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गांधी जी राम राज्य में बिलीव करते हैं जहाँ पे सभी लोगों के हितों की पूर्ति होती है। गांधी जी के अनुसार स्वराज जो है राम राज्य को स्थापित करता है। लाइक जिस प्रकार भगवान राम के राज्य में सभी लोगों को एक समान न्याय, उन्हें इक्वल जस्टिस मिलता था, राइट्स, लिबर्टी प्राप्त थी, उसी प्रकार स्वराज में भी सभी लोगों को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, इन सब के भेदभाव के बिना ही सभी को इक्वल रूप से न्याय मिलेगा, राइट्स मिलेंगे, लिबर्टी प्राप्त होगी, तभी स्वराज का शासन जो है व्यवस्था को द्वारा राम राज्य के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। तो गाइज अब हम निष्कर्ष देखते हैं अपने आंसर का गांधी जी के स्वराज के विषय में जो हमने ऊपर अध्ययन करा। आई होप यू विल बी डेफिनेटली अंडरस्टूड। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, इट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। एंड नेक्स्ट निष्कर्ष में कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं गांधी जी के स्वराज का जो लक्ष्य है एक रूप में राम राज्य की स्थापना करना ही है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी, राम राज्य एक ऐसा राज्य जहाँ पे सभी को अच्छी अच्छी लिबर्टी मिली होती है, अपनी स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय होता है, ताकि वो अपना विकास कर सके, जिसका आधार स्वशासन है, स्वयं पर शासन करना है। गांधी जी ने सभ्यता की असमानता को दूर करके सभी वर्गों का नैतिक और सामाजिक, आर्थिक विकास करने पर उन्होंने बल दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी लोगों को, तथा सत्य व अहिंसा पर भी अत्यधिक बल दिया था गाइस। तो हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब टॉपिक रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, जो कि रिपीटेड है एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी के अनुसार स्वराज क्या है, व्याख्या कीजिए। तो हमने एक्सप्लेनेशन ऊपर दे चुके हैं, उसके करेक्टर्स भी बता चुके हैं। तो गाइस इसी तरीके से आपको आंसर को अटेंड करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी जी के आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान है, उन्होंने क्या क्या विचार दिए, नहीं उनका क्या योगदान है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो हमने ऊपर अपना पूरा आंसर कवर कर लिया है गाइस। So do study and please make your notes and learn to this concept. It's really important for our postgraduate, graduate and BA, MA. All the courses are available. Needed this concept about गांधी जी, है ना। तो गांधी जी का स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे BA के साथ साथ आगे आने वाले एग्जाम्स में भी नीड होगा, तो प्लीज़ बनाइए अपने नोट्स। थैंक यू फॉर